स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी ही खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने 26 नवंबर को घोषणा की कि पत्र परिसंचारण के माध्यम से मामले में स्थगन मांगने की पुरानी प्रथा को बहाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने खुलासा किया कि पहले प्रतिदिन लगभग 1000 स्थगन पत्र प्रसारित किए जाते थे। नई प्रणाली के तहत यह संख्या घटकर 150 प्रति माह रह गई है, जिसे पुरानी प्रणाली अप्रभावी हो जाती है। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पत्र परिसंचालन के माध्यम से अस्थायी रूप से स्थगन को रोक दिया था। फरवरी में शुरू की गई एक नई प्रक्रिया ऐसे अनुरोध को कुछ मामलों तक सीमित करती है और प्रति मामले में केवल एक स्थगन की अनुमति देती है। सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि पुरानी प्रणाली पर वापस लौटना प्रति उत्पादक होगा। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को इंफाल मणिपुर में एनआईए विशेष अदालत से 8 आपराधिक मामलों को असम से गुवाहाटी में एनआईए विशेष अदालत में स्थानांतरित करने के राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के अनुरोध को अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदेवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने एनआईए की चिंता का हवाला देते हुए स्थानांतरण की अनुमति दे दी कि मणिपुर की स्थिति निष्पक्ष सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं है। एक दूसरे से असंबंधित 8 मामलों में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आरोप शामिल हैं और एनआईए को सौंपे जाने से पहले शुरुआत में मणिपुर पुलिस द्वारा जांच की गई थी। पीठ ने यह भी कहा कि 25 अगस्त 2023 को कोर्ट ने इसी तरह राज्य में मौजूदा स्थिति के कारण 27 सीबीआई मामलों को मणिपुर से आसाम में स्थानांतरित कर दिया था। अगली खबर में शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्रानी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से स्पेन और यूके की यात्रा के लिए इजाजत मांगी है। उन्होंने अपने अनुरोध को अस्वीकार करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की। ब्रिटिश नागरिक मुखर्जी ने कहा कि उन्हें विदेश में व्यक्तिगत मामलों को संभालने की जरूरत है, जिसमें बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता वाले बैंक खातों को सक्रिय करने, रियल एस्टेट एजेंट को नियुक्त करने, संपत्तियों को बनाए रखने और अपने पूर्व पति का नाम हटाने के लिए अपनी वसीयत को अपडेट करना भी शामिल है। 6.5 साल जेल में बिताने के बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। जमानत शर्तों के तहत उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ा और वो अदालत की मंजूरी के बिना भारत नहीं छोड़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को आईयूएमएल नेता और पूर्व विधायक केएम शाजी के खिलाफ रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को रद्द करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने केरल सरकार और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। शाजी पर 2014 और 15 में +2 पाठ्यक्रम को मंजूरी देने के लिए कन्नूर के अजीकोड हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक से 25 लाख की रिश्वत लेने का आरोप था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसी रिश्वतखोरी के आरोप से उपजा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों को रद्द करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। अगली बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज 26 नवंबर को प्रचारक डॉक्टर के.ए. पॉल द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इसमें भारत में भौतिक मतपत्र यानी बैलेट पेपर से मतदान की मांग की गई थी। अन्य प्रार्थनाओं में चुनाव के दौरान पैसे, शराब और अन्य प्रलोभन बांटने का दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 5 साल के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी करना भी शामिल था। व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के रूप में उपस्थित होते हुए डॉक्टर पॉल ने शुरुआत में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया। यह जनहित याचिका मैंने बहुत प्रार्थना करने के बाद दायर की है। इससे पहले कि वो पूरा कर पाते, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, आपने पहले भी जनहित याचिका दायर की है, आपको ऐसे शानदार विचार कैसे मिलते हैं। अंत में न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।
मद्रास उच्च न्यायालय ने आदिवासी व्यक्तियों के लिए किए गए कार्यों का सम्मान करते हुए एक व्यक्ति को अपनी निजी भूमि पर फादर स्टैन स्वामी की तस्वीर वाला एक पत्थर का स्तंभ स्थापित करने की अनुमति दी है। राज्य अधिकारियों द्वारा जारी एक नोटिस को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति एम धंदापानी ने टिप्पणी की कि फादर स्टैन स्वामी ने आदिवासी व्यक्तियों के कल्याण के लिए बहुत काम किया है। अदालत ने यह भी कहा कि नागरिकों को अपनी निजी संपत्ति में मूर्तियां स्थापित करने का अधिकार है और एकमात्र प्रतिबंध यह है कि किसी तरह के निर्माण से सांप्रदायिक संघर्ष नहीं होना चाहिए। वर्तमान मामले में अदालत ने कहा कि नोटिस अनुचित था और इसीलिए वो इसे रद्द करने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील ताज ट्रेपीजियम जोन यानी TTZ में अनाधिकृत पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों की जनगणना और एक तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ताज ट्रेपीजियम जोन में पेड़ों की अवैध कटाई की गहन जांच करने के लिए एक अलग समिति के गठन की मांग वाली याचिका पर 29 नवंबर को वापसी योग्य नोटिस जारी किया। आवेदक के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि काटे जा रहे कई पेड़ों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत सुरक्षित पेड़ यानी प्रोटेक्टेड ट्रीज के रूप में नामित किया गया था, जिसमें सख्त प्रवर्तन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ओक ने समस्या के समाधान के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में वृक्ष जनगणना के महत्व को रेखांकित किया। आज की आखिरी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को 100% नेत्रहीन कानून के छात्र को 1 दिसंबर को क्लैट PG 2024 परीक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा नियुक्त एक लेखक का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। क्लैट और AIBE जैसी परीक्षाओं में विकलांग छात्रों के लिए बेहतर हालात की मांग करने वाले 3 व्यक्तियों द्वारा ये याचिका दायर की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारियों ने परीक्षा के लिए कंप्यूटर, बड़े प्रिंट या ब्रेल जैसे विकल्प उपलब्ध न कराकर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रतिमाह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।